डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि PCS चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि IAS के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रीकैप से। पहला प्रश्न था, इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर यानी IXPE के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. IXPE स्पेस ऑब्जर्वेटरी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है। 2. यह विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंडों से एक्स किरणों यानी एक्सरेज के पोलराइजेशन का अध्ययन करने वाला नासा का पहला मिशन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, रामानुजन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पुरस्कार विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। 2. यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा वित्त पोषित है। 3. गणितीय विज्ञान की किसी भी शाखा में कार्यरत शोधकर्ता इसके लिए पात्र है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, हुनर हाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हुनर हाट शिल्पकारों या कारीगरों यानी आर्टिसंस द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी है। 2. इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा उस्ताद यानी अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट योजना के तहत किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। 2. इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 3. यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, यूनिसेफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बन गया। 2. यह बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 1989 द्वारा निर्देशित है। 3. इसे 1965 में विभिन्न देशों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, G7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. G7 का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2. यह 1985 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2019 में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। 2. इसके तहत रैंप, एस्केलेटर और अन्य सुविधाओं के प्रावधान के साथ विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए आसान पहुंच प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ प्रारंभ की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हेल्पलाइन 24 घंटे टोल फ्री नंबर 14577 पर उपलब्ध होगी। 2. यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी एवं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। 3. इसे नालसा द्वारा लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, मीनाक्षी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे कुलशेखर पांडे द्वारा बनवाया गया था। 2. इसे वेसर शैली में बनाया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है? इसका सही जवाब था गोवा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
2. राज्यपाल मंत्री परिषद यानी COM की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में गोपीनाथ रविंद्रन की पुनः नियुक्ति पर केरल में विवाद छिड़ गया है। इसके चलते राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। जान लेते हैं राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह केंद्र सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति होता है। राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर कार्य करता है। अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल के पद के लिए पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ मंत्री परिषद यानी COM की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। इसलिए कथन 2 गलत है। हालांकि वह स्व विवेक संबंधी मामलों में मंत्री परिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, यदि वह धन विधेयक नहीं है, को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी GIB राजस्थान का राज्य पक्षी है। 2. यह केवल राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। 3. इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास में ट्रांसमिशन केबल को भूमिगत रखने के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जान लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी GIB के बारे में। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है। इसे घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति माना जाता है। यह घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी आबादी ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। हालांकि यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कुछ संख्या में पाया जाता है। इसलिए कथन 2 गलत है। पावर ट्रांसमिशन लाइंस शिकार, जो कि अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित है, आवास स्थानों की हानि और व्यापक कृषि के विस्तार के चलते होने वाले परिवर्तन लगातार इनके लिए खतरा बने हुए हैं। जान लेते हैं इसकी संरक्षण स्थिति के बारे में। यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, इसलिए कथन 3 सही है। यह साइट्स के परिशिष्ट 1 में, कंजर्वेशन और माइग्रेटरी स्पीशीज यानी CMS के परिशिष्ट 1 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केपलर मिशन की जगह लेगा और इसके द्वारा की गई खोजों का विस्तार एवं उन्हें पूरा करेगा। 2. यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
केवल 2। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST इस महीने की 22 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। यह हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा और यह इसके द्वारा की गई खोजों का विस्तार एवं उन्हें पूरा करेगा। इसलिए कथन 1 गलत है। यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है। इसलिए कथन 2 सही है। यह नई और अप्रत्याशित खोजों में सहायक होगा और मानवता को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें हमारी स्थिति को समझने में मदद करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रेडियो एक्टिविटी कुछ तत्वों के अस्थिर नाभिक से कणों या तरंगों के रूप में स्वतः स्फूर्त ऊर्जा उत्सर्जन की घटना है। 2. विशेष प्रकार के जल में कुछ मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में दुनिया के कई हिस्सों में जल में रेडियो एक्टिव प्रदूषण और इससे जुड़े स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव सामने आए हैं। रेडियो एक्टिविटी कुछ तत्वों के अस्थिर नाभिक से कणों या तरंगों के रूप में स्वतः स्फूर्त ऊर्जा उत्सर्जन की घटना है। इसलिए कथन 1 सही है। रेडियो एक्टिव उत्सर्जन 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कण धनावेशित हीलियम यानी He परमाणु है, बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है और गामा किरणें उदासीन विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी तत्व पृथ्वी की क्रस्ट में पाए जाते हैं। यूरेनियम, थोरियम और एक्टीनियम 3 नॉर्म यानी नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की श्रृंखला है जो जल संसाधनों को दूषित करते हैं। सभी प्रकार के जल में कुछ मात्रा में रेडिएशन होता है, लेकिन रेडिएशन की अधिक मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। पीने के पानी में रेडियो एक्टिविटी को ग्रॉस अल्फा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए कथन 2 गलत है। रेडियो एक्टिविटी को SI यूनिट बेकरेल या क्यूरी में मापा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी अनक्लोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने अप्रैल 1958 के 4 जिनेवा कन्वेंशंस को प्रतिस्थापित किया। 2. यह कन्वेंशन समुद्री और समुद्र तटीय गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचे के तौर पर हैं। 3. यह विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को एक अलग कानूनी स्थिति प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। अनक्लोज के समर्थन को दोहराते हुए केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक एक स्वतंत्र, खुली और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। UNCLOS एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो समुद्री क्षेत्र में किसी देश के अधिकार क्षेत्र के लिए एक फ्रेमवर्क को निर्धारित करता है। यह विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को एक अलग कानूनी स्थिति प्रदान करता है। इसलिए कथन 3 सही है। यह न केवल तटीय देशों के अपतटीय क्षेत्रों को परिभाषित करता है, बल्कि 5 संकेंद्रित क्षेत्रों में उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए गाइडेंस भी प्रदान करता है। 1982 में UNCLOS को अपनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया था और यह वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ। इसने अप्रैल 1958 के 4 जिनेवा कन्वेंशंस की जगह ली। इसलिए कथन 1 सही है। ये कन्वेंशन क्रमशः प्रादेशिक समुद्र और अविच्छिन्न मंडल, महाद्वीपीय मग्न तट, उच्च समुद्र, मत्स्य और उच्च समुद्रों पर जीवित संसाधनों के संरक्षण से संबंधित थे। यह कन्वेंशन समुद्री और समुद्र तटीय गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचे के तौर पर है। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान का अनुच्छेद 361 संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित है। 2. संसदीय विशेषाधिकार भारत के राष्ट्रपति को भी प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी CJI रंजन गोगोई द्वारा हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में की गई टिप्पणी के चलते तृणमूल कांग्रेस ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया है। संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियां हैं ताकि वे अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है। संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से 2 संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख है, संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि वह संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए कथन 2 गलत है। संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकार की बात की गई है, इसलिए कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी मामले पर सुरक्षा परिषद का निर्णय स्थायी सदस्यों के सहमति वाले मतों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत यानी कॉन्करिंग वोट्स द्वारा किया जाता है। 2. किसी भी एक सदस्य के विरोध में मत देने की स्थिति में प्रस्ताव पारित नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में भारत ने जलवायु और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। जान लेते हैं UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा UNSC सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 UNSC की संरचना से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल है जनरल असेंबली यानी महासभा, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। UNSC में 15 सदस्य शामिल हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 10 अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 मत होता है। किसी मामले पर सुरक्षा परिषद का निर्णय स्थायी सदस्यों के सहमति वाले मतों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। 5 स्थायी सदस्यों में से 1 सदस्य के विरोध में मत देने की स्थिति में प्रस्ताव पारित नहीं होता है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. NTA की अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रख्यात शिक्षाविद करता है। 2. इसे भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के तौर पर स्थापित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट सुविधा मुहैया कराने के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जान लेते हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के बारे में। इसकी स्थापना भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के तौर पर की गई थी, इसलिए कथन 2 सही है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन है। NTA की अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रख्यात शिक्षाविद करता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO एक महानिदेशक होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा, जिसमें परीक्षा आयोजित करवाने संस्थानों के सदस्य भी शामिल होंगे। जान लेते हैं ऐप के बारे में। यह वीडियो व्याख्यान, पठन सामग्री, परीक्षण और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आत्म मूल्यांकन और कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक के छात्रों के लिए संदेह को दूर करने के लिए ऑनलाइन चर्चा मंच जैसे इंटरैक्टिव पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करता है। सामग्री को कोई भी, कहीं भी, कभी भी निःशुल्क एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी,
1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मां उमिया धाम विकास परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। मां उमिया धाम विकास परियोजना गुजरात से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मां उमिया धाम मंदिर और मंदिर परिसर से जुड़ी मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा है कि यह परियोजना सबका प्रयास की अवधारणा का एक उदाहरण है और यह सभी के प्रयासों से पूरी होगी। इस परियोजना के तहत मां उमिया धाम मंदिर और पूरे परिसर का विकास किया जाएगा, अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी PSU है। 2, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT का निर्माण किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड के कोट द्वार में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर किया जा रहा है। जान लेते हैं BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। यह एक सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी PSU है, इसलिए कथन 1 गलत है। यह मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती है। इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT का निर्माण किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है। 2, इस प्रणाली को टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप यानी व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसलिए कथन 1 गलत है। यह अगली पीढ़ी का मिसाइल आधारित गतिरोध टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। इसे टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से अधिक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। मिसाइल को एक ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है और यह अलग अलग रेंज को कवर करने में सक्षम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। 2, भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ साथ मिशन इनोवेशन का सदस्य देश है। 3, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।